आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। फर्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है? अगर हम इस वर्ड को ब्रेक डाउन करें तो बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, मतलब लिविंग बींग्स की वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वैरायटी ऑफ ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर अ पार्ट। इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस में आते हैं जो इकोसिस्टम के एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं जैसे सॉइल, एयर, लाइट, ये नॉन लिविंग फैक्टर्स में आता है। अब जो ये नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं इनके साथ एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। अभी हमने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन को पढ़ा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी और कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब एक्सटिंक्शन क्या होता है? एक्सटिंक्शन होता है कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ अ वाइल्ड स्पीसीज। अर्थ पे से किसी भी वाइल्ड स्पीसीज का जब कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाता है, मतलब अर्थ पे कहीं पर भी वो वाइल्ड स्पीसीज नहीं मिलती, तो उसे बोलते हैं एक्सटिंक्शन, ठीक है। कि मतलब वो वाइल्ड स्पीसीज कंप्लीटली एक्सटिंक्ट होगी अर्थ पे से। देखो बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट हो रही है। फर्स्ट रीजन है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब जो वाइल्ड एनिमल्स जहाँ पे रहते हैं उसको बोलते हैं हैबिटेट, ठीक है। तो अगर उनका हैबिटेट खत्म हो रहा है या फिर हैबिटेट को फ्रेगमेंटाइज किया जा रहा है, फ्रेगमेंटाइज का मतलब होता है कि हैबिटेट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है। इसकी वजह से भी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट होने हैं। अब हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट क्यों किया जा रहा है वाइल्ड एनिमल्स के? देखो इसके बहुत सारे रीजन है, जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड डिफोरेस्टेशन। सेकंड है इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, मतलब अंधाधुंध शिकार होना। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको फूड के लिए भी यूज किया जाता है, उनके टस्क, हॉर्न और फर है, इनसे इलीगल ट्रेड भी होता है। बहुत सारे लोग हैं जो इनसे लाखों रुपए कमाते हैं इनलीगली इनको बेच के, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें इनकी इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग करनी होती है, जिसकी वजह से जो वाइल्ड एनिमल है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। थर्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। देखो कोई एरिया है, वहां पे ऑलरेडी एक स्पीसीज रह रही है, अगर उस एरिया में किसी दूसरी स्पीसीज को भेज दिया जाए, इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए और वो दूसरी स्पीसीज पहली स्पीसीज को बिल्कुल खत्म कर दे, तो क्या होगा कि जो दूसरी स्पीसीज है वो तो उस एरिया में डोमिनेंट हो जाएगी एंड जो पहली स्पीसीज जो ऑलरेडी वहां पे रह रही थी वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो एक्सोटिक स्पीसीज की वजह से भी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। फोर्थ है डिस्टर्बेंस इन माइग्रेटरी रूट्स। देखो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो माइग्रेट करते हैं ताकि दूसरी जगह जाके वो अंडे दे सकें एंड फूड के लिए भी वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो फिशेज हैं वो माइग्रेट करती हैं ताकि वो दूसरी जगह जाके अंडे दे सकें। अब होता क्या है, अगर फिशेज के माइग्रेटरी रूट में डैम्स बना दिए जाएं तो उनका जो माइग्रेटरी रूट है वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपने स्पॉनिंग ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाएंगी एंड इस तरह से जो फिशेज हैं, जो माइग्रेटरी फिशेज हैं, उनका एक्सटिंक्शन हो सकता है। फिफ्थ है लैक ऑफ एजुकेशन। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वाइल्ड लाइफ क्या होती है, वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है। तो लोगों को एजुकेट करना, उन्हें बताना कि वाइल्ड लाइफ क्या होती है, वाइल्ड लाइफ ह्यूमन के लिए एंड इकोसिस्टम के लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अगर लोगों को पता होगा कि वाइल्ड लाइफ क्यों ज़रूरी है तो वो खुद से वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के बारे में सोचेंगे। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। देखो बायोडाइवर्सिटी को दो तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं सेक्रेड फॉरेस्ट, सेक्रेड लेक्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जबकि एक्स सिटू कंजर्वेशन में आते हैं बोटानिकल गार्डन, जूस को ही जूलॉजिकल गार्डन्स भी बोलते हैं, सीड बैंक्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर, पोलन कल्चर, जीन कल्चर, ठीक है। ये सभी आते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन में। अभी हम इन्हें 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट है इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि वाइल्ड लाइफ को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद है कि प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं। देखो लैंड एंड सी का वो एरिया जो कि स्पेसिफिकली जिसमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है एंड मेंटेन किया जाता है, उस एरिया को बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। अब देखो प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स। देखो करंटली इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 106 नेशनल पार्क्स एंड 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये स्पेसिफाइड एरिया होते हैं जो कि पर्टिकुलर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग इस बायोस्फीयर रिजर्व को 3 जोन में डिवाइड किया गया हुआ है। इस डायग्राम में देखो ये बायोस्फीयर रिजर्व है पूरा, इसको 3 जोन में डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट है कोर जोन। जो कोर जोन है ये इनर जोन होता है एंड इस जोन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, ये पूरा का पूरा लीगली प्रोटेक्टेड होता है। सेकंड है बफर जोन। जो बफर जोन है इसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है। उसके बाद है मैनिपुलेटिव जोन। मैनिपुलेटिव जोन में मल्टीपल ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। देखो जो बफर जोन एंड मैनिपुलेटिव जोन है इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज तो अलाउड है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि वाइल्ड लाइफ को हार्म करे। सेकंड है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखो नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क वो एरिया है जहां पर वाइल्ड लाइफ को यानी कि वाइल्ड एनिमल्स एंड वाइल्ड ट्रीज दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है और बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट किया जाता है। इस एरिया में यानी कि नेशनल पार्क्स में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, जैसे फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग एंड कल्टिवेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। इसके बाद है सेंचुरी। सेंचुरी वो प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें सिर्फ एनिमल्स को ही कंजर्व किया जाता है, ठीक है। इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, जैसे कि वो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, टिम्बर को कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इसमें ह्यूमन एनिमल्स की एक्टिविटीज के साथ किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। थर्ड है सेक्रेड फॉरेस्ट एंड सेक्रेड लेक्स। देखो जो ट्राइबल्स होते हैं उनकी बहुत सारी रिलीजियस मान्यताएं होती हैं, आस्थाएं होती हैं, जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट के कुछ पार्ट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। उनको लगता है कि फॉरेस्ट के उन पार्ट में उनके देवी देवता होते हैं, ठीक है। तो ट्राइबल्स की इन रिलीजियस मान्यताओं को देखते हुए गवर्नमेंट इन फॉरेस्ट पेचेस को सेक्रेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देता है। अब इंडिया में ये जो सेक्रेड फॉरेस्ट है ये केरला, मेघालय, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में है। इसके अलावा सिक्किम में एक किचुपल्लरी लेक है जिसको सेक्रेड लेक डिक्लेयर किया गया है। अभी हमने इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा। सेकंड हम पढ़ेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन में होता है कि वाइल्ड लाइफ को मैन मेड एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करना, यानी कि वाइल्ड लाइफ को उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट ना करके मैन मेड हैबिटेट में प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, ठीक है। अब एक्स सीटू कंजर्वेशन में आते हैं बोटानिकल गार्डन्स, जूज। जूज को जूलॉजिकल गार्डन भी बोलते हैं। इसके अलावा एक्स सीटू कंजर्वेशन में आता है जीन कल्चर, टिश्यू कल्चर, पोलन कल्चर, डीएनए बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन। अब जो ये सारा है जैसे जीन कल्चर, डीएनए बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सभी होता है लैब के अंदर, ठीक है। जो लैब है वो भी ह्यूमन मेड ही होती है, मैन मेड ही होती है, ठीक है। फर्स्ट है इसमें सीड जीन बैंक। इसमें क्या होता है, जो सीड का जर्म प्लाज्म है उसको बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। तो जो लो टेम्परेचर होता है उस पर किसी भी तरह की फंगल, वायरल एंड बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए लो टेम्परेचर पर ही इसको कंजर्व किया जाता है। सेकेंड है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि जो डीएनए है या टिश्यू है, पोलन है, उसको अगर कंजर्व करना है तो उसे लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर देते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन में इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। कितना लो होता है? वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत कम है।